नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्लोवाकिया से फ्रांस के एवियन पहुंचे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इसका विषय है नई साझेदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना। पीएम मोदी सम्मेलन के कार्यकारी सत्र में शामिल होंगे। सत्र में G7 देशों के नेताओं, सहयोगी देशों के प्रमुखों और विश्व बैंक व अफ्रीकी विकास बैंक के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। भारत G7 शिखर सम्मेलन में 13वीं बार हिस्सा ले रहा है और प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार इसमें शामिल हो रहे हैं। G7 से इतर प्रधानमंत्री मोदी कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मिलेंगे और कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से भी मुलाकात करेंगे और कई द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। पीएम मोदी की मुलाकात आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी होगी। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस के एवियन शहर का दौरा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के शीर्ष सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया। भारत स्लोवाकिया रिश्तों में योगदान के लिए स्लोवाकिया के राष्ट्रपति ने उन्हें यह सम्मान दिया। स्लोवाकिया के शीर्ष सम्मान से सम्मानित होने के बाद पीएम मोदी को कई देशों से मिले शीर्ष सम्मान की संख्या 33 हो गई है। पीएम मोदी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये सम्मान भारत के 1.4 अरब नागरिकों का सम्मान है। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को भारत और स्लोवाकिया के बीच स्थायी और मजबूत मित्रता को समर्पित किया। पीएम मोदी ने ब्रातिस्लावा के राष्ट्रपति भवन में वाराणसी पर आधारित एक आकर्षक प्रदर्शनी देखी। इसमें उन स्लोवाक कलाकारों की कृतियां भी शामिल थी जिन्होंने हाल ही में वाराणसी का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के सम्मान में ब्रातिस्लावा कैसल को तिरंगे की रोशनी से रोशन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विकसित भारत युवा संसद 2026 के राष्ट्रीय चरण में युवा प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 का निर्माण युवाओं की ऊर्जा, नवाचार, नेतृत्व क्षमता और कर्तव्य बोध से संभव होगा। देशभर के 757 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से चयनित युवा प्रतिनिधियों ने विकसित भारत एट 2047 के विजन पर अपने विचार प्रस्तुत किए। संसद परिसर के संविधान सदन में आयोजित कार्यक्रम में युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की अपील की। विकसित भारत युवा संसद 2026 पुरस्कार कल 17 जून को प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवा प्रतिभागियों को यह सम्मान मिलेगा। भारत सरकार ने नीट यूजी की दोबारा परीक्षा को लेकर भारत में टेलीग्राम के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश जारी किया। एग्जाम के बाद भी टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने के निर्देश दिए गए। एनटी ने बताया कि टेलीग्राम पर रोक 22 जून तक लागू रहेगी। नीट री एग्जाम 21 जून को होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि अब बिना वैध डॉक्टर की पर्ची के सिरप और अन्य दवाएं मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेंगी। केमिस्ट को बिक्री से पहले पर्ची जांचना और पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। सरकार ने मेडिकल स्टोर्स पर निगरानी के लिए विशेष टीमें बनाने का फैसला किया है और नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द करने की सख्त चेतावनी दी गई। रेलवे ने बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए हैं। आज और कल रेलवे कई स्पेशल ट्रेन चला रहा है। इन ट्रेनों से अभ्यर्थी बिना किसी परेशानी के परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकेंगे। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए पटना, पाटलिपुत्र, बक्सर, किऊल और गयाजी से
किशनगंज, अररिया, नवगछिया, भभुआ, दानापुर और राजगीर जैसे कई रूटों पर विशेष परीक्षा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय में पेशी है। ये मामला कथित तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह को धमकाने और हिंसा भड़काने से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से कल कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ईडी ने करीब 11 घंटे पूछताछ की। टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कल्याण बनर्जी पर संसद परिसर में बार बार अभद्र भाषा, महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां और अनुचित व्यवहार का आरोप है। काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष से मामले का संज्ञान लेने और नियमों के तहत कल्याण बनर्जी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की और लोकसभा से निष्कासित करने पर भी विचार करने को कहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला टीएमसी के बागी सांसदों के मामले में कोई भी फैसला दोनों पक्ष को सुनने के बाद लेंगे। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सांसदों के गुट को मिलने के लिए बुलाया गया है। सिखों की शीर्ष धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने एक कथित आपत्तिजनक वीडियो में झूठ बोलने के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को गुरुद्रोही और खालसा पंथ विरोधी घोषित किया और सिख समुदाय को निर्देश दिया कि वो मान से अपना संबंध तोड़ दे। अमृतसर में सिख धर्मगुरुओं की बैठक के बाद ये आदेश सुनाया गया। अकाल तख्त साहिब ने धार्मिक बेअदबी रोधी कानून के सिलसिले में 29 जून को राज्य के सभी सिख विधायकों और पंजाब मंत्रिमंडल को तलब किया है। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने दावा किया कि 2 फोरेंसिक जांचों में वीडियो असली पाया गया और उसमें एआई से छेड़छाड़ के कोई संकेत नहीं मिले। श्री अकाल तख्त साहिब के निर्देश के बाद बीजेपी ने भगवंत मान से इस्तीफा मांगा है। बीजेपी का कहना है कि अब कोई भी सिख मंत्री या अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन नहीं करेगा, जिससे प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होगा। सीएम भगवंत मान को दोषी ठहराए जाने के बाद कई राजनीतिक दल हमलावर हैं। कांग्रेस ने भी भगवंत मान से इस्तीफे की मांग की है। आम आदमी पार्टी रिपोर्ट पर सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि जांच रिपोर्ट ये साबित नहीं करती कि वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति भगवंत मान है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के 15वें कार्यकाल के गठन के लिए कोई दावा नहीं मिलने पर काउंसिल ने दोबारा दावे आमंत्रित किए हैं। इच्छुक संगठन 19 जून शाम 5 बजे तक अपने आवेदन सीलबंद लिफाफे में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को भेज सकते हैं। देश की समाचार एजेंसियों का संचालन करने वाले योग्य संगठनों और स्वयं समाचार एजेंसियों से ये आवेदन आमंत्रित किए गए। दावों के साथ जरूरी दस्तावेज भी होने चाहिए। केंद्र सरकार देश के मत्स्य क्षेत्र के विकास को नई गति देने के उद्देश्य से कल एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करने जा रही है। बैठक में देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मत्स्य पालन सचिव नई दिल्ली में जुटेंगे। नागालैंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू होने जा रहा है। स्वगणना की सुविधा 30 जून उपलब्ध रहेगी, जबकि घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अगले महीने की 1 जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिकों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि बेहतर नियोजन, प्रभावी शासन और नीति निर्माण के लिए जनगणना के सही आंकड़े बेहद जरूरी है। केदारनाथ यात्रा के शुरू होने के बाद अब तक करीब 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 22 अप्रैल को यात्रा की शुरुआत हुई थी। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने बताया कि बारिश के मौसम में केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। कैमरों के जरिए पूरे ट्रैफिक, लैंडस्लाइड जोन और केदारनाथ मंदिर पर नजर रखी जा रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के नाथुला मार्ग से इस वर्ष का पहला तीर्थ यात्रियों का जत्था सोमवार शाम गंगटोक पहुंच गया है। इस पहले जत्थे में कुल 44 लोग शामिल हैं। यात्रियों के सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। यात्रियों के लिए 4 दिन का अनुकूलन कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, ताकि वो उच्च ऊंचाई और बदलते मौसम की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सके। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। राजधानी में हुई इस बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहावना हुआ।
मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों के लिए अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश का नया पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 21 जून तक हल्की बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भारी बारिश की चेतावनी दी है। आईएमडी ने पश्चिमी राजस्थान में आज धूल भरी आंधी चलने का अनुमान जताया और तेज हवाओं और खराब मौसम के दौरान लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने विवेक और सोच समझकर निर्णय लेने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक संस्कृत सुभाषित साझा किया और कहा कि धैर्य, विवेक और दूरदर्शिता से किए गए कार्यों से ही सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आज सुबह हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण ने योग प्रोटोकॉल ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इसका आयोजन हरियाणा विधानसभा परिसर में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने डायरेक्ट सीडेड राइस के लिए एक बीज विकसित किया है। IRRI की ओर से तैयार इस बीज से किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का वापस रुक एक्सप्रेस 100 का। भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। सेंसेक्स 265 अंक की मजबूती के साथ 76,529 और निफ्टी 70 अंक की बढ़त के साथ 23,920 पर था। रुपया शुरुआती कारोबार में 5 पैसे मजबूत होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.53 पर पहुंच गया। भारतीय रेलवे ने सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। गुजरात की वेस्टर्न रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन में 48 ब्लॉक सेक्शंस हैं। सभी जगहों पर अब कवच 4.0 सिस्टम लगाने की मंजूरी दी गई। रेलवे ने सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया और ये कदम उठाते हुए उत्तरी रेलवे के अंबाला मंडल के शेष 811 किलोमीटर ब्रॉड गेज सेक्शन पर कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दी है। भारत का वस्तु निर्यात मई में सालाना आधार पर 18% बढ़कर 45.2 अरब डॉलर हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार देश में अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए आगे भी कई कदम उठाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब तक कनेक्टिविटी काफी बेहतर होगी। ट्राई ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम, नोएडा मेट्रो रेल निगम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के अंतर्गत दिल्ली LSA के तहत आने वाले मेट्रो मार्गों पर मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता का आंकलन किया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 2022-23 को नया आधार वर्ष मानते हुए संशोधित थोक मूल्य सूचकांक सीरीज लॉन्च की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। अंतरिक्ष स्टार्टअप बढ़कर 400 से ज्यादा हुए। RBI ने बैंकिंग सेक्टर में गलत बिक्री रोकने के लिए नए सख्त नियम लागू किए हैं। अब बैंक कर्मचारियों को ऐसे इंसेंटिव नहीं दे पाएंगे जो उन्हें ग्राहकों पर दबाव डालकर प्रोडक्ट बेचने के लिए प्रेरित करें।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि संशोधित प्रावधान 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। ये नियम सिद्धांत आधारित और माध्यम निरपेक्ष दृष्टिकोण पर आधारित हैं। गुजरात सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2030 तक पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता को मौजूदा 56.1 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जेबिल ने भारत में वर्ल्ड क्लास वर्टिकली इंटीग्रेटेड एआई और डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए साझेदारी का ऐलान किया है। भारत के शहरी इलाकों में 15 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कुल बेरोजगारी दर मई 2026 में घटकर 6.4% रह गई। भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने बीते महीने मजबूत प्रदर्शन किया, यानी यात्री वाहनों, दोपहिया वाहनों और तिपहिया वाहनों की मजबूत मांग। सरकार ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने पर सहमति के दौरान नेतन्याहू और ट्रंप के बीच टकराव के हालात फिर बन गए हैं। ये टकराव ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच 19 जून को डील साइन होनी है, लेकिन नेतन्याहू ने लेबनान, गाजा और सीरिया से अपनी सेना पीछे हटाने से भी इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने एक बार फिर से अपने वादे को दोहराया कि किसी भी समझौते की शर्तों के बावजूद ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इसे युद्ध समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया, लेकिन कहा कि अंतिम समझौता अभी पूरा नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए और समझौते का पाठ शुक्रवार को औपचारिक हस्ताक्षर के बाद जारी किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य भी पूरी तरह से खुला रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार न रखने पर सहमत हो गया है। ट्रंप ने उन खबरों को गलत बताया जिनमें कहा गया था कि अमेरिका ईरान को $300 मिलियन दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस के व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के ज़ेलेंस्की के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई और दोनों नेता यूक्रेन में युद्ध के बारे में कुछ करने के लिए तैयार दिखे। इंडोनेशिया में भारतीय समय अनुसार सुबह 8:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.7 मापी गई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर यूएस वायुसेना का B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस बॉम्बर टेक ऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। वायुसेना के मुताबिक विमान एक नियमित टेस्ट मिशन पर था और उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद क्रैश हो गया। हादसे के बाद विमान में भीषण आग लग गई और मलबा दूर दूर तक रेगिस्तानी इलाके में बिखर गया। बोलिविया में कुछ संस्थाओं ने सड़क नाकाबंदी में फंसे ट्रक और बस ड्राइवरों को खाना और मदद पहुंचाई। ये नाकाबंदी 1 महीने से चल रही है और लोग राष्ट्रपति के इस्तीफे और आर्थिक नीतियों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। रूस का एक बमवर्षक विमान साइबेरिया के इरकुत्स्क क्षेत्र में प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार चारों चालक दल के सदस्य सुरक्षित बाहर निकल आए। यूक्रेन के शहर खार्किव में एक इमारत पर रूसी हमले में 5 आपातकालीन बचावकर्मी मारे गए और कम से कम 5 अन्य घायल हो गए। अल्बानिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। शुरुआत एक तटीय इलाके की लग्जरी परियोजना के विरोध से हुई थी, लेकिन अब ये आंदोलन सरकार और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी फैल गया है।
वेनेजुएला सरकार और अमेरिकी समूह जनरल इलेक्ट्रिक की स्थानीय शाखा ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यूके में मेकरफील्ड में 18 जून को होने वाला उपचुनाव अहम माना जा रहा है। लगभग 77,000 मतदाता वोट डालेंगे। इंडोनेशिया के कम से कम 8 बड़े शहरों में हजारों छात्र सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। ये लोग राष्ट्रपति की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में खसरे और खसरे जैसे लक्षणों के कारण 4 और बच्चों की मौत हो गई। फुटबॉल विश्व कप के इतिहास का बड़ा उलटफेर। कैप वर्डे ने स्पेन को गोल रहित ड्रॉ पर रोका। फुटबॉल विश्व कप में पहली बार खेल रही कैप वर्डे वहीं 2010 की विश्व चैंपियन और मौजूदा यूरो चैंपियन है स्पेन। केप वर्डे के 40 वर्षीय गोलकीपर वोजिन्या का करिश्माई प्रदर्शन। लगातार प्रयास के बाद स्पेन की टीम नहीं कर सकी गोल। केप वर्डे के समर्थकों में दौड़ी खुशी की लहर। बोस्टन में केप वर्डे के प्रशंसकों ने मनाया ड्रॉ का जश्न। अटलांटा स्टेडियम के बाहर दिखा जश्न का माहौल। केप वर्डे के प्रशंसकों ने ऐतिहासिक नतीजे का जश्न मनाया। फुटबॉल विश्व कप में सऊदी अरब और उरुग्वे के बीच खेला गया मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। उरुग्वे के लिए अराउजो ने 80वें मिनट में बराबरी का गोल किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप जी में उलटफेर होते होते बचा। बेल्जियम और मिस्र के बीच खेला गया मैच 1-1 से ड्रॉ। मिस्र के प्रशंसकों ने बेल्जियम के खिलाफ ड्रॉ के बाद जश्न मनाया। टीम के प्रदर्शन से फैंस खुश नजर आए। मिस्र के खिलाफ ड्रॉ के बाद बेल्जियम के फैंस निराश दिखे। फैंस ने रोमेलू लुकाकू के प्रदर्शन की तारीफ की। विश्व कप में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। ईरान की टीम ने 2 बार पिछड़ने के बाद वापसी की। स्वीडन से 5-1 की करारी हार के बाद ट्यूनीशिया की टीम फिर अभ्यास में जुटी। अभ्यास सत्र में नजर नहीं आए ट्यूनीशिया के कोच। गगन नारंग और कुंजरानी एनएसबी के गठन के लिए सरकारी समिति में एनएसबी एक केंद्रीय प्राधिकरण के तौर पर काम करेगा। दोहा डायमंड लीग में भाग लेंगे नीरज चोपड़ा। 19 जून को आयोजित होगी दोहा डायमंड लीग। हॉकी नेशंस कप में भारतीय महिला टीम की जीत। भारत ने अमेरिका को 3-2 से हराया। श्रीलंका ए ने ट्राई सीरीज के रोमांचक मुकाबले में भारत ए को सुपर ओवर में हराया। प्रतियोगिता में भारत ए की दूसरी हार। और इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।